नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश मिश्रा आप लोगों को आज नवपाषाण संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, क्योंकि कल छूट गया था। नवपाषाण काल, इसे प्रागैतिहासिक काल में क्रांति का युग बताया गया है। क्रांति का युग ऐसा क्यों कहा गया है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अचानक आ गईं व्यक्ति के जीवन में, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके प्रयोग की वजह से व्यक्ति की जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई, जैसे आप क्रांति कह सकें। तो आज हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे, क्रांति से क्यों कहा गया। नवपाषाण कालीन जो समय था, वो समय तो आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ मैं, 4000 BC से 1000 BC। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो 1000 BC है, इसका मतलब है इसमें हड़प्पा सभ्यता भी ऐड हो रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, और ऋग्वैदिक काल भी आ रहा है। ऋग्वैदिक काल भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें जो टाइमिंग है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक मानी जाती है, जब लौह युग की शुरुआत या लोहे का प्रारंभ हो जाता है, वहाँ तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 BC तक माना जाता है। तो इसका मतलब है उत्तर वैदिक को छोड़ दिया जाए तो ऋग्वैदिक काल, और साथ साथ में हड़प्पा, जिसको ज़्यादातर अप्रोप्रिएट जो बताया जाता है 2500 से 1750 या 1500 BC, ये तो इसमें पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, पूरी तरीके से समझ रहे होंगे कि जो नवपाषाण काल है, इसमें मानव जीवन के जो कार्य हैं, मानव ने जो कुछ किया अपने लाइफ में, वो सब कितना आगे बढ़ चुका था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का मतलब बहुत कुछ है अपने आप में। आगे से हम लोग अलग सा एक लेक्चर भी लेंगे हड़प्पा सभ्यता का, उसमें बहुत कुछ जो उसके फैक्ट वगैरह हैं वो सारे बताए जाएंगे। हम शुरुआत इसी नवपाषाण काल में करेंगे, देखते हैं क्या क्या मिला था। सबसे पहले तो आग की जो खोज हुई थी वो तो पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, पुरापाषाण काल में। जो आधुनिक मानव था, होमो सैपियंस, वो भी आ चुका था उत्तर पुरापाषाण काल या जो आपका है उच्च पुरापाषाण काल उसमें। लेकिन जब होमो सैपियंस आ गया, मध्य पाषाण काल क्रॉस कर गया, अब उसने कौन कौन सी नई चीज़ें अपनाई। तो उसमें पहले सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ थी वो थी आग का प्रयोग। आग का प्रयोग इसी काल में हुआ था। अब आग का प्रयोग अगर इस काल में होता है तो आग से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रारंभ हो गई। जैसे सुरक्षा। अब आग का प्रयोग किस तरह की सुरक्षा देता है? जैसे जाड़े में आजकल हम लोग कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव पे देखा होगा ढेर सारे लोग एक साथ एक जगह पे एक आग के चारों तरफ बैठे मिलेंगे आपको, तो हाथ अपना सेक रहे हैं, अलाव जलाते हैं, तो जाड़े से सुरक्षा होगी। मतलब एडवर्स जो कंडीशन है, खास करके कोल्ड, उससे सुरक्षा दे रहा है। दूसरी सुरक्षा कौन सी थी? जानवरों से। अगर बहुत सारे जानवर आ जाते थे तो ये लोग आग जलाकर उनको डराकर भगा देते थे, तो कहीं ना कहीं एक ये भी सुरक्षा इनको मिल रही थी आग से। ठीक है, तो जानवरों से सुरक्षा और एडवर्स कंडीशन से सुरक्षा। तीसरा काम क्या करते हैं आग से? भोजन पका सकते थे। अब चूंकि जल गई आग तो बहुत कुछ हो सकता था। भोजन पकाने का काम, अभी तक जो व्यक्ति कच्चा मांस खा रहा है उसको अगर पका हुआ मांस मिल जाए तो कितना खुश होगा। इसके पीछे एक कहानी मिली थी मुझे एक छोटी सी किताब में, यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जो भोजन पकाने की शुरुआत थी या ये विचार जो आया था वो इस तरह से आया था कि एक जंगल में आग लग गई कहीं गलती से। गलती का मतलब ये होता है कि टहनियाँ रगड़ रही हैं आपस में, वहाँ पे असनिया जैसे लाइकेन वगैरह मिल जाते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, पतले से होते हैं। उन्होंने आग पकड़ ली। अब जब आग पकड़ ली तो फिर पूरे जंगल में आग लग गई। अब जंगल में जब आग लगी, दावानल शुरू हुआ, तो वहाँ पे जो जानवर भाग रहे थे, जो भाग पाए तो भाग गए, जो छोटे थे नहीं भाग पाए, जल गए उसी में। अब उस समय का मानव अगर उस जले हुए जंगल में जाता है, उसको कहीं मांस मिल जाता है अधपका या अधभुना हुआ, तो उसको खाता है तो उसका स्वाद ही उसको अलग तरीके का मिलता है। मैं शाकाहारी हूँ, मेरी तरफ मत देखिए, लेकिन जिन मांसाहारी लोगों ने पका हुआ मांस खाया उनको पता होगा, बेहतर टेस्ट बदल जाता है। और उन लोगों ने जब बदले हुए टेस्ट को अनुभव किया तो उनको लगा कि यार ये ज़्यादा बेटर है, तो उस आग का प्रयोग उन्होंने भोजन पकाने में प्रारंभ कर दिया। अब भोजन पकाते थे, साथ ही साथ में जो खाल वगैरह बचती थी उसको खा नहीं पाते थे,
क्योंकि मोस्टली कटती नहीं दांत से शायद। तो जब कटती नहीं तो उसको उन्होंने सोचा कि इसका कुछ और यूज किया जाए, तो टेंट जैसी आकृति भी बनाते थे, तंबू बना लेते थे घर के लिए। अपने ऊपर कपड़ों का इस्तेमाल भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो कपड़े कुछ और नहीं थे, वही जानवरों की खाल वगैरह हुआ करती थी। तो इस तरीके से इन्होंने आग के आने से ढेर सारे अपने कल्चरल चेंजेस ले आए अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे प्रयोग कर डाले आग की वजह से। दूसरा काम क्या हुआ था, इस समय कृषि शुरू हो गई थी। मैंने कल ही बता दिया था, जब कृषि का प्रारंभ होगा कहीं भी तो वो भी बहुत सारे चेंज एक साथ लाता है। जैसे कल मैंने कहानी बताई थी ना, कृषि शुरू होगी तो अस्थाई निवास आएगा। अब कहानी मैं आज फिर से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अस्थाई निवास आ गया। क्यों आ गया ये आपको पता है। दूसरी चीज, खाद्यान्न जब उत्पादन शुरू हुआ तो इनके पास जो खाते थे वो तो है ही, साथ में अधिशेष बच जाता था। मतलब अगले समय के लिए अगर उनको कुछ अनाज चाहिए तो वो भी इकट्ठा रखे रहते थे। मान लो बाद में कहीं मौसम ऐसा हो जाए कि वो उत्पादन ना कर पाएँ तो बचा हुआ खाद्यान्न उनके अगले काम आ सकता था। और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी अनाज इनके पास बच जाता था जो इनके प्रयोग का नहीं होता था। तो अधिशेष उसी को कहते हैं जो अपने से, अपनी जो मतलब यूज की चीज़ें हैं उससे बची हुई चीज़ें जो उनके पास तैयार होती थी उनको अधिशेष बोलते थे। तो अधिशेष उत्पादन भी कृषि की वजह से शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग रहते कहाँ पे थे, नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे सिंचाई अच्छी हो, सिंचाई क्या है, सिंचाई करते ही नहीं थे, नम भूमि होती थी, अपने आप सिंचाई हो जाती थी और ऊपर वाला मेहरबान हो जाता था तो वहाँ से सिंचाई हो जाती थी, नहरों के साथ मिले नहीं है। तो इस तरीके से जो इनका उपज था वो कहीं ना कहीं उपज भी इनकी बढ़ रही थी। साथ में अभी बताएंगे अधिशेष की वजह से बहुत सारी चीज़ें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अधिशेष जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे राज्य की उत्पत्ति हो जाती है, राजा का भी आविर्भाव होता है। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ राजनीतिक जीवन देखने को नहीं मिला है, लेकिन उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि हड़प्पा भी उसी में ऐड है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ कृषि से क्या होगी, कृषि से ये होगा कि इनकी जो अभी तक परिवार वाली स्थिति थी, इधर उधर घुमंतु के तरीके से पाए जा रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े समुदाय आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कहीं ना कहीं इनके जो लाइफ स्टाइल थी उसमें चेंज ला रही थी, इसीलिए इसको क्रांति का युग कहा जाता है। क्रांति का युग में एक और नई चीज़ थी, पहिए का आविष्कार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन लोगों की ज़िंदगी में, पहिए का आविष्कार। इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा, इनकी ज़िंदगी में ही गतिशीलता आ गई, क्योंकि पहिया क्या देता है, गति प्रदान करता है। अब पहिए की गति को आप जिस जगह यूज कर दें उसमें गति आ जाएगी। तो इनकी लाइफ स्टाइल में गतिशीलता आई थी। जैसे अभी तक ये जो बोझा ढो के ऐसे ही लेके जा रहे थे, गाड़ी बना लिए तो आराम से जल्दी पहुंच जाते थे, तो परिवहन में इनके सुविधा मिली इनको, ठीक है। दूसरी चीज़, उसी पहिए से इन्होंने चाक की व्यवस्था की। जब चाक को इन्होंने बनाया तो उससे मृदभांड वगैरह बनने शुरू हो गए, बर्तन तैयार किए इन्होंने। बर्तन आएंगे तो और इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, पकाने के लिए भोजन, ढेर सारी चीज़ें, उसमें आप जितना जोड़ सको सब आ जाए, ठीक है। पहिए से चाक हो गया, परिवहन हो गया, गतिशीलता हो गई और अन्य चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनके एक अभी तक यायावर जिंदगी जो थी, घुमंतु शैली, उस घुमंतु जिंदगी में अचानक से इतने ढेर सारे परिवर्तन एक साथ एक ही काल में देखने को मिले, इसलिए इस काल को क्रांति का युग या क्रांति का काल कहा जाता है। नवपाषाण काल की जो विशेषताएं थी वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब देख लेते हैं इनके स्थल कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे पाए गए। वैसे जो मानव की कार्यविधि थी या उनकी क्रियाविधि थी वो पूरे के पूरे भारत में कहीं ना कहीं छिटपुट इधर उधर दिखाई दे रही थी, लेकिन नवपाषाण काल आते आते उन लोगों ने अपने कार्य को थोड़ा विस्तीर्ण किया और हर जगह ये लोग बेहतर ढंग से पाए जाने लगे। जो आपको मध्य पाषाण काल में जगहें दिखाई देंगी जहाँ जहाँ पे लोग पाए गए थे, नवपाषाण काल में वही जगहें मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे उनके कार्य जो हैं वो ज़्यादा विस्तीर्ण हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी क्रियाविधि एक साथ देखने को मिलेगी। थोड़ा हम मैप के थ्रू इसे देखने का प्रयास करेंगे। रफली मैप है, बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हम लोगों का। ये जो क्षेत्र है ये आपके पड़ोसी देश छोटे से भाई पाकिस्तान का हिस्सा है इस समय, लेकिन उस समय ना कोई पाकिस्तान था ना कोई हिंदुस्तान था, उस समय बस एक स्थान था, ठीक है। इस स्थान में
जो पंजाब प्रांत है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारे टिक्करे मिलेंगे आपको, जहाँ पे इन लोगों के जो इनके उपकरण वगैरह हैं वो पाए गए हैं। ये स्थान है बलूचिस्तान प्रांत का, बहुत प्यारा नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, मेहरगढ़। यहाँ पे तो मध्य पाषाण काल से लेके आपको हड़प्पा काल तक के जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे इनके उपकरण भी पाए गए, इन लोगों के वहाँ पे साक्ष्य भी मिले हैं। जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो साबरमती नदी है, इधर से नर्मदा और तापी नदियाँ, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी इन लोगों के आवास पाए गए हैं। जो ये क्षेत्र है आपका भीमबेटका, कल भी मैंने बताया था, भीमबेटका क्षेत्र में शैलाश्रय पाए गए हैं। मतलब वहाँ पे वो गुफाओं में अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वहाँ पे रहते थे। अब गुफाओं में रहने के पीछे कारण आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, जानवरों से और उस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से जो उनके लिए अनुकूल नहीं थी। तो भीमबेटका में बैठे बैठे करते क्या थे भाई, मार के ले आए, उसके बाद भी उनकी चित्र बना दिए, खेती वेती की है, वो कहानी है यहाँ पे। तो इनके जो नैरेटिव पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी प्रिजर्व किया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, लाखा जुआर वगैरह से भी मिले हैं। साथ में जो सबसे फेमस है आपके यूपी का, यूपी कमीशन की चूँकि बात हो रही है, यूपी के बारे में ना बात हो तो फिर कुछ ना हो, वही कहानी है, यूपी नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ठीक है। तो यूपी में आपका ये क्षेत्र है मिर्ज़ापुर वाला, बेलन घाटी क्षेत्र, ये क्षेत्र, और साथ ही इलाहाबाद के बगल में आपको कोल्डिवा स्थान याद होगा, जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, चावल की खेती कोल्डिवा से। ये सारे क्षेत्र क्या थे, नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे पूर्वी भारत में, तो बिहार वाले क्षेत्र में चले जाएं। आज का जो सारण जिला है बिहार में, सारण में एक स्थान है चिरांद। इस स्थान से हड्डी के औजार ज़्यादा मिले हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं हड्डी के उपकरण पाए गए हैं तो वो चिरांद से पाए गए हैं, ठीक है। और हड्डी में भी कौन से, हिरण की सींग वगैरह ज़्यादा मिली है, हिरण की सींग। इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बात करें तो श्रीनगर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफा कराल। मज़ेदार बात यह है कि यही सारे स्थल बाद में आपको हड़प्पाई स्थलों में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हैं क्या, आदमी तो यार यहीं का है। जब यहाँ पे चीज़ें सीखेगा तो अपने आप को इन्हेंस करता जाएगा, अपनी लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाता जाएगा। बाद में पक्का मकान, कच्चे मकान से पक्के मकान के बाद हवेली खड़ी हो जाएगी। वही कहानी थी इन लोगों की भी। तो ये गुफा कराल जो क्षेत्र है ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। गुफा कराल में गर्तावास मिले हैं, गड्ढा घर, मतलब ये लोग अपने आप को गड्ढे में प्रोटेक्ट करते थे। अब जैसे कोई जानवर बड़ा सा आ रहा है और एक कुएं जैसी संरचना हो जिसके अंदर वो व्यक्ति रह रहा हो, तो उसमें वो कूद नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो कूद गया, मान लो भूख की वजह से मार के खा भी लिया, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो गड्ढों में नहीं घुसते थे, और गर्तावास इनके लिए सुरक्षित आवास हुआ करते थे। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे एक चिरकी नेवासा स्थान है, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। ये क्षेत्र है आपका चिरकी नेवासा, ये क्षेत्र मिलेगा। जोरवे संस्कृति वाला पूरा क्षेत्र मिलेगा। ये बाद में दैमाबाद और ये जो अहमदनगर जिला है इसमें जोरवे, नेवासा और जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ये स्थल ऐसे हैं जो आगे आपको पोस्ट हड़प्पाई स्थल तक मिल जाएंगे। ये सारे के सारे यहाँ पे उस समय काफ़ी पल्लवित हो रहे थे। जोरवे में जो व्यवस्था थी, आपको रहन सहन भी साथ में ही लेकर चलते हैं। जोरवे में जो अंत्येष्टि प्रावधान देखा गया है वो कलश समाधान यहाँ पे दिखाई देता है। ये लोग अपने यहाँ के परिजनों को और अपने यहाँ के बच्चों को मरने के बाद उनके अस्थि को और राख को एक मटके में रखकर वहीं पे दफना देते थे। और जो समाधान की प्रोसेस थी वो साथ साथ में आपको याद होना चाहिए, घर के बीचों बीच होती थी आंगन में। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कहानी थी नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में अचानक और एक साथ बहुत सारे प्रयोग किए गए, इस वजह से इसको क्रांति का युग बताया गया। और इसी समय
आपने देखा पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था, खाद्यान्न उत्पादन की व्यवस्था, पशुपालन इत्यादि ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले। कई सारे ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे जो पूछ लिया जाता है कि यह स्थान प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, और वो स्थान से सीधे सीधे सवाल बना दिए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्थानों पे ध्यान दीजिएगा और मैपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग इसमें बड़ा काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति पे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, देखिए नवपाषाण काल तक तो आपको साफ साफ दिखाई दिया कि हाँ पत्थर है पत्थर है पत्थर है, लेकिन नवपाषाण काल का जो लास्ट एज है, मतलब 4000 से 1000 मैंने बताया था, उसमें जो 3000 के बाद की कंडीशन है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी धातुएं भी देखने को मिलेंगी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कुछ और नहीं है, ये अलग से नहीं आई, ये उसी नवपाषाण काल का हिस्सा ही है, नवपाषाण का हिस्सा ही है। बस फर्क ये है जहाँ जहाँ पे पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है, वहाँ पे इसे नया नाम दे दिया गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति, और कुछ खास नहीं था। ये नवपाषाण का ही हिस्सा है। नवपाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में ताम्र पाषाणिक संस्कृति अपनी फली फूली, लेकिन बस फर्क इतना था कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी जगहें दिखी जहाँ पे तांबा और पत्थर एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब कोई नई संस्कृति आती है तो शुरुआत में जिस चीज़ की वजह से उसका नाम दिया गया, शुरुआत में उसका प्रयोग कम किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उसको बृहद स्तर पे प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ होगा? फ़ायदा बिल्कुल साफ है। ये क्या है? एक मेटल है, और मेटल है तो इसका मतलब इसकी जो ठोस प्रावस्था वो ज़्यादा हार्ड है अपेक्षाकृत अन्य चीज़ों के। तो ये हार्ड मेटल था, इसलिए इससे बने हुए हथियार मजबूत हुआ करते थे, धार लगाने में अच्छी धार आ जाती थी, और साथ ही साथ अगर इनके हल वगैरह बनाए गए तो मिट्टी की जुताई भी बड़े आसानी से की जा सकती थी। तो इसका मतलब है तांबे ने उनकी गतिशीलता में और 4 चांद लगा दिए। अब वो अच्छे से खेती कर सकते थे, जानवरों को बड़े ही हल्के ढंग के हथियारों से बड़ी ही अच्छी तरीके से मार सकते थे। मतलब वही इतना बड़ा सा पत्थर अगर ले लिया जाए तो उसका वजन ढेर सारा हो जाएगा, लेकिन उतनी ही कार्यकुशलता से एक छोटे से हथियार जो कि मेटल का बना हुआ है, 1-आध किलो का होगा, उससे किया जा सकता है। तो जब वो अपने हल्के और मजबूत और शार्प हथियारों का प्रयोग करना शुरू किए तो अच्छे से उन्होंने उन जगहों पर साफ भी किया और वहाँ के जानवरों को मारा भी और अपने एनिमी को हटाया भी। तो इस तरीके से इनकी जीवन शैली आगे बढ़ती चली गई। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में जो स्थल हैं वो देखे गए हैं कि जो राजस्थान वाला हिस्सा है, थोड़ा मैप पे आ जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है। ये जो हिस्सा है ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये पूरा क्षेत्र ये राजस्थान का है। राजस्थान के बगल में ये वाला क्षेत्र मालवा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कायथा में ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आपको कायथा संस्कृति देखने को मिलेगी, कायथा संस्कृति देखने को मिलेगी, मालवा संस्कृति देखने को मिलेगी, जहाँ पे प्राप्ति स्थल हैं उनके नामों से इनकी संस्कृतियों के नाम जोड़े गए हैं। जोरवे संस्कृति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला राजस्थान वाला हिस्सा था। यहाँ पे जो खेतड़ी वाला क्षेत्र है, खेतड़ी में आज भी तांबे का उत्खनन किया जाता है, तो उस समय भी उसको वहाँ से तांबा प्राप्त होता रहा होगा उन लोगों को। तो इसीलिए एक यहाँ पे ताम्बवती नाम इन्होंने दिया है, ताम्बवती, जिसका अर्थ होता है तांबा वाली जगह, तांबा वाली जगह। इसका मतलब क्या है कि ये ताम्र पाषाणिक ऐसा स्थल था जहाँ पे इनको खुद ही उस लोकल एरिया में इनको तांबा प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उस समय का गढ़ माना जाता था ताम्र पाषाणिक संस्कृति का। वहाँ पे ढेर सारे बर्तन वगैरह मिले हैं, मृदभांड जो मिले हैं वो ऐसे मृदभांड मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि कुछ खास नहीं, यहीं के लोग बाद में हड़प्पा संस्कृति में परिवर्तित हो गए थे और ये अलग से नहीं थे। जोरवे वगैरह जो संस्कृति है वो यहीं कायथा और जो कायथा संस्कृति है वो यहीं की है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाई जाती थी, पश्चिमी महाराष्ट्र में।
ये वाला क्षेत्र था जो अभी बताया था मैंने नवपाषाण काल में, वो यही जोरवे संस्कृति थी, कुछ और नहीं थी। बस इसमें फ़र्क इतना आ गया था कि यहाँ पे मेटल मिलना शुरू हो जाता है और तांबे के साथ साथ इन्होंने कांसे का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। जो आपको कांस्य युगीन सभ्यता में मिलेगा वो भी स्थान कुछ और नहीं था, जोरवे ही था, जिसमें आपका दैमाबाद स्थल है। आप लोग हड़प्पा काल में जब पढ़ेंगे तो आप सबसे दक्षिणी हिस्सा जब पढ़ेंगे तो दैमाबाद ही पढ़ेंगे, ठीक है, दैमाबाद। अब बात आती है सवाल कैसा उठता है। तो सवाल पहला तो यही उठ जाएगा कि मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तांबा। फिर पूछा जा सकता है कि तांबे के बाद दूसरी धातु कौन सी ऐसी थी जिसके बारे में मानव को जानकारी हुई? तो वो आप कांसा मत लगाइए, वो टिन थी लेकिन प्रयोग नहीं करता था। अब आप दिमाग लगाइए, कांसे की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टिन दोनों मिला हुआ है, ठीक है। अब जब मिश्र धातु है, भट्ठी में बनाया गया है, उसको गला के पिघला के सेट करके, तो जाहिर सी बात है वो तांबे को तो जानते ही जानते थे, साथ में ये भी तो जानते थे मिलाना किसको है, टिन को, तो परिचित थे वो। ये अलग मुद्दा है कि टिन को उन्होंने खुले तौर पर प्राकृतिक रूप से मतलब प्रयोग नहीं कर पाए उसका, लेकिन वो परिचित थे उससे। और तांबे में ऐड करके एक नई धातु कांसे का उन्होंने पुनर्गठन कर लिया था, कांसे की उत्पत्ति करवा दी, कांसे का आविष्कार कर लिया, जिससे इनके हथियार और मजबूत हो गए। ये आपको कांस्य युगीन सभ्यता में मिलेगा। साथ ही साथ अब चलते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साथ एक आती है महापाषाणिक संस्कृति। ये कहाँ पे है? ये भी बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन इससे जो सवाल आते हैं वो कम आते हैं, तो इसीलिए इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति क्या है? देखो सबसे पहले तो वर्ड लगा हुआ है महा। जब फिर महा लग जाए तो समझ लो बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। जैसे सागर में लगा दिए महा तो महासागर। अब ब्राह्मण में लगा दो महाब्राह्मण, तो उसकी आप समझ रहे होंगे ना। मतलब महा का मतलब है महा, विद्वान है, अगर महा लगा दिए तो महाविद्वान, बहुत ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। तो पाषाण का मतलब तो पत्थर है, महा लग गया मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं। और संस्कृति मतलब वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जा रहे थे। अब इनकी लोकेशन क्या थी? ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटक। ये क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिली। खास क्या था इसमें? खास ये था कि महापाषाणिक संस्कृति में लोग अपने मृतकों को या अपने मृतकों के शरीर को चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े पत्थरों से घेर कर एक कब्र प्रदान करते थे और उसमें अपने मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखते थे। साथ ही साथ में वो अपने मृतकों के साथ उनके ज़रूरत की सभी सामग्रियों को भी रख देते थे, ठीक है, उनके खाने पीने की चीज़ें भी। शायद उनको लग रहा था कि मरने के बाद भी पारलौकिक जीवन में उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को उसी कब्र में उस डेड बॉडी के साथ डाल दिया था। उनके यहाँ तक कि जो सौंदर्य प्रसाधन संबंधी चीज़ें थी वो भी वहाँ पे वो छोड़ देते थे। तो महापाषाणिक संस्कृति में देखने को क्या मिल रहा है? बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्र। अब इसको इस महापाषाणिक संस्कृति में जो उनकी कब्र थी उसके आकार के आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है संगोरा और दूसरा है साल्वन। तो इस तरीके से इन दो भागों में इसको बांटा गया है। बस इसमें फर्क इतना था कि कुछ ज़्यादा बड़े पत्थर थे और बड़े एरिया को कवर करते थे, और कुछ जगहों पे बड़े पत्थर तो थे लेकिन एरिया कम कवर करते थे। इसमें एक छोटा सा पाथ बनाया जाता था, होल था, जिससे वो पीछे से आ सकते थे और आने के बाद ये पूरा काम करके वापस निकल जाते थे, उसको लॉक कर देते थे। कुछ लोग बताते हैं कि ये शायद मिस्र की सभ्यता जो है वहाँ के लोग इससे प्रेरित हुए होंगे, पिरामिड वगैरह जो बनाए हैं, लेकिन इससे इनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मिस्र के पिरामिड जो हैं ट्राइगोनल हैं, पिरामिडल संरचना है उनकी, आप बेहतर समझ सकते हैं। वहाँ पे जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। और पिरामिड भी जो बनाए गए हैं वो राजाओं के बनाए गए हैं, ठीक है। जो मिस्र की सभ्यता के राजा हुआ करते थे उनको वहाँ पे बताया जाता था फराओ, और फराओ की जो मतलब डेड बॉडी होती थी उसके ऊपर एक बढ़िया सा प्रोटेक्टिव कवरिंग की जाती थी, जिसको आप
पिरामिड के रूप में देखते हैं। तो जितना बड़ा राजा होता था, जितना पराक्रमी राजा होता था, उनका उतना ज़्यादा बड़ा पिरामिड हुआ करता था। तो इस तरीके से ताम्रपाषाणिक संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति ओवर होती है। नवपाषाणकालीन जो स्थल थे उनको आपने देख लिया और नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में आप लोग परिचित हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।